नमस्कार, आप देख रहे हैं द फेडरल देश। मैं हूं मनीष कुमार। नज़र डालते हैं आज के बड़ी खबरों पर। पहले बात करेंगे संसद के बजट सत्र के दूसरे पार्ट की, जहां पश्चिमी एशिया में चल रहे युद्ध को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बयान दिया है। संसद के दोनों सदनों में हंगामा देखने को मिला है। और बात करेंगे अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की, जिन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट ने शराब घोटाले में आरोप मुक्त कर दिया था। अब सीबीआई की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। दिल्ली हाई कोर्ट में सीबीआई ने निचली अदालत के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की है। और बात करेंगे वित्त मंत्री के उस बयान की, जिसमें उन्होंने कहा है कि कच्चे तेल की कीमतों में उछाल के बावजूद देश में महंगाई नहीं बढ़ेगी। सबसे पहले बात करते हैं संसद के बजट सत्र की। संसद के बजट सत्र के दूसरे पार्ट की शुरुआत हो गई है। अमेरिका इजराइल के ईरान पर हमले से पश्चिमी एशिया और मिडिल ईस्ट में पैदा हुए हालात और खाड़ी के देशों में रह रहे भारतीयों की सुरक्षा को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान दोनों सदनों में हुआ। सबसे पहले विदेश मंत्री का बयान राज्यसभा में हुआ। पश्चिमी एशिया में जारी युद्ध से उपजे हालात और भारत पर पड़ने वाले प्रभावों को लेकर विपक्ष चर्चा की मांग कर रहा था, लेकिन सरकार चर्चा के लिए तैयार नहीं थी। विदेश मंत्री के बयान के समय विपक्ष ने राज्यसभा से वॉकआउट भी किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राज्यसभा में पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति पर बयान देते हुए कहा, भारत क्षेत्र में शांति, ऊर्जा सुरक्षा और वहां रह रहे भारतीयों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहा है। जयशंकर ने बताया कि ईरान और खाड़ी क्षेत्र में बढ़ते संघर्ष के बीच फंसे भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। जयशंकर ने कहा कि भारत ने शुरुआत से ही सभी पक्षों को संयम बरतने, तनाव को बढ़ने से रोकने और नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने की अपील की है। उन्होंने कहा इस संकट का समाधान केवल संवाद और कूटनीति के जरिए ही संभव है। विदेश मंत्री ने बताया कि पश्चिम एशिया भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जहां करीब 1 करोड़ भारतीय काम करते हैं, जबकि ईरान में हजारों भारतीय छात्र और कर्मचारी मौजूद हैं। इसके अलावा यह क्षेत्र भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए भी बेहद अहम है। उन्होंने कहा कि खाड़ी क्षेत्र भारत के एक प्रमुख व्यापारिक साझेदारों में से है। भारत और इस क्षेत्र के देशों के बीच हर साल लगभग $200 बिलियन का व्यापार होता है और कई दशकों से यहाँ से भारत में भी बड़े निवेश हुए हैं। हालिया संघर्ष के दौरान कुछ व्यापारिक जहाज भी निशाने पर आए हैं। विदेश मंत्री ने बताया कि इन हमलों में अब तक 2 भारतीय नाविकों की मौत हो चुकी है, जबकि एक अभी भी लापता है। इन जहाज़ों के क्रू में अक्सर बड़ी संख्या में भारतीय होते हैं। स्थिति को देखते हुए डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग ने एक क्विक रेस्पॉन्स टीम का गठन किया है। यह टीम प्रभावित नाविकों और उनके परिवारों की सहायता के लिए 24 घंटे काम कर रही है। सरकार ने फंसे भारतीयों को निकालने के लिए बड़े स्तर पर अभियान चलाया है। विदेश मंत्री ने बताया कि कोची बंदरगाह पर खड़े ईरानी जहाज आइरिस 11 के क्रू को भारत ने मानवीय आधार पर सहायता दी है, जिसके लिए ईरान के विदेश मंत्री ने भारत का आभार जताया है। विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि भारत की नीति 3 सिद्धांतों पर आधारित है: क्षेत्र में शांति और संवाद की वापसी, भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और भारत के राष्ट्रीय हितों की रक्षा, जिसमें ऊर्जा सुरक्षा और व्यापारिक हित शामिल है। विदेश मंत्री के बयान के दौरान विपक्ष ने सदन से वॉकआउट किया। राज्यसभा के सदन के नेता और स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने इसे लेकर विपक्ष को जमकर खरी खोटी सुनाई। विदेश मंत्री का बयान लोकसभा में भी हुआ। लोकसभा में भी विदेश मंत्री जब बयान दे रहे थे तो विपक्ष वेल में उतरकर नारेबाजी कर रहा था। विपक्ष पश्चिमी एशिया के मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव लाकर चर्चा की मांग कर रहा था। विपक्ष के इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया। विपक्ष के हंगामे के चलते सदन की कार्रवाई को पहले 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। 3 बजे जब सदन फिर से बैठा तो सदन में हंगामा शुरू हो गया। कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद ने वेस्ट एशिया की स्थिति पर सांसदों को संक्षिप्त टिप्पणी करने की अनुमति देने की मांग की, लेकिन पीठासीन सभापति जगदम्बिका पाल ने इस मांग को खारिज कर दिया। पाल ने विपक्ष से कहा कि आज सदन के एजेंडे में लोकसभा अध्यक्ष
ओम बिरला को पद से हटाने से जुड़ा प्रस्ताव शामिल है, इसीलिए उसी पर चर्चा होनी चाहिए। जगदम्बिका पाल ने विपक्ष से सवाल किया, आपकी प्राथमिकता क्या है? आज एजेंडे में प्रस्ताव है, उसी पर चर्चा कीजिए। इसके बाद पाल ने मोहम्मद जावेद से स्पीकर को हटाने से जुड़े प्रस्ताव को पेश करने को कहा, जिस पर जावेद ने आग्रह किया कि प्रस्ताव पेश करने से पहले विपक्ष के नेता राहुल गांधी को बोलने की अनुमति दी जाए। इस पर पीठासीन सभापति ने कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि आपको यह तय करने का अधिकार नहीं है कि पहले किसे बोलने दिया जाए। आप प्रस्ताव पेश कर सकते हैं, लेकिन चेयर को निर्देश नहीं दे सकते। हंगामा जारी रहा और जिसके बाद जगदम्बिका पाल ने कहा कि सरकार और पीठ सदन चलाना चाहते हैं, लेकिन विपक्ष ऐसा नहीं चाहता। उन्होंने ये भी कहा कि सदन की एक दिन की कार्रवाई पर करीब 9 करोड़ रुपए खर्च होते हैं और विपक्ष के विरोध के कारण जनता का पैसा बर्बाद हो जा रहा है। लगातार विरोध के बीच पीठासीन सभापति ने लोकसभा की कार्रवाई को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी। संसद के बाहर भी आज सुबह विपक्ष पश्चिमी एशिया के हालात, कच्चे तेल के दामों में उछाल और एलपीजी सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी को लेकर संसद के मकर द्वार के पास प्रदर्शन भी किया। ये तो बात हुई संसद की, लेकिन अब हम बात करते हैं आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की। क्या फिर से आम आदमी पार्टी सुप्रीमो और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, जिन्हें हाल ही में शराब घोटाले मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने राहत देते हुए आरोप मुक्त कर दिया था। निचली अदालत के फैसले के खिलाफ सीबीआई दिल्ली हाईकोर्ट चली गई। अब दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई की याचिका पर अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया समेत 21 लोगों को राउज एवेन्यू कोर्ट से आरोप मुक्त किए जाने को लेकर नोटिस जारी करते हुए अपना पक्ष बताने को कहा है। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने सीबीआई की याचिका पर सुनवाई के लिए अगली तारीख 16 मार्च तय की है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता द्वारा किए गए आग्रह पर हाईकोर्ट ने यह भी संकेत दिया कि वह सीबीआई अधिकारियों पर सीबीआई कोर्ट द्वारा की गई टिप्पणियों के अमल पर रोक लगाएगी। तुषार मेहता ने अदालत से सीबीआई की याचिका पर सुनवाई के लिए समय निर्धारित करके अंतिम निर्णय लेने का भी आग्रह किया है। सॉलिसिटर जनरल ने तर्क दिया कि आबकारी नीति मामले में अरविंद केजरीवाल और सिसोदिया को आरोप मुक्त करने का निचली अदालत का आदेश अनुचित था और आपराधिक कानून को ही ये उलट देता है। उन्होंने आरोप लगाया कि शराब नीति का मामला सबसे बड़े घोटालों में से एक था, भ्रष्टाचार का ये स्पष्ट उदाहरण था। तुषार मेहता ने दावा किया कि निचली अदालत ने केजरीवाल, सिसोदिया और अन्य के पक्ष में बिना सुनवाई के आरोप मुक्त करने का आदेश सुना दिया, जबकि उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत मौजूद थे। अब हमें 16 मार्च का इंतज़ार करना होगा, देखना होगा कि दिल्ली हाईकोर्ट क्या राउज एवेन्यू कोर्ट ने जो अरविंद केजरीवाल, सिसोदिया के पक्ष में आदेश सुनाया था, उन्हें आरोपों से बरी किया था, उस आदेश पर स्टे लगाया जाता है या फिर केजरीवाल, सिसोदिया की फिर से मुश्किलें बढ़ती हैं। राजनीतिक खबर के बाद अब हम बात कर लेते हैं उस खबर की जो मेरी, आपकी, हम सब की जेब पर असर डालेगी। पश्चिमी एशिया में अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जारी युद्ध के चलते कच्चे तेल के दामों में उबाल देखा जा रहा है, लेकिन उसका महंगाई पर असर ज़्यादा नहीं देखने को मिलेगा। ये कहना है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का, जिन्होंने लोकसभा में प्रश्नकाल में पूछे गए एक सवाल के जवाब में ये बातें कही हैं। लिखित जवाब में वित्त मंत्री ने कहा कि भारत के लिए क्रूड ऑयल की कीमत फरवरी के आखिर में $69 प्रति बैरल से बढ़कर मार्च के महीने में $80 प्रति बैरल के लेवल पर जा पहुंची है। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत में महंगाई दर अभी भी आरबीआई के टॉलरेंस बैंड के निचले लेवल के करीब है। जनवरी 2026 में खुदरा महंगाई दर 2.75% रही थी। हालांकि ये भी सच है कि सोमवार 9 मार्च को कच्चे तेल की कीमत $120 प्रति बैरल के करीब जा पहुंची और कतर के तो एनर्जी मिनिस्टर ने तो कच्चे तेल के दामों के $150 प्रति बैरल तक जाने की भविष्यवाणी की है। वित्त मंत्री ने भले ही ये कहा कि महंगाई पर कच्चे तेल के दामों के बढ़ने का असर नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन ये एक बड़ी चुनौती है। जिस तरीके से मिडिल ईस्ट में, पश्चिमी एशिया में युद्ध लगातार भयंकर रूप लेता जा रहा, तो जाहिर तौर पर पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ने को लेकर चिंता जताई जा रही है और सवाल उठता है कि क्या भारत में भी महंगाई दस्तक दे सकती है।
तो आज आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर कमेंट करिए। और अभी तक आपने द फेडरल देश के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसी प्रकार द फेडरल देश यूट्यूब चैनल को देखते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।